नमस्कार। MLM स्टडी पॉइंट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं मनोहर बिश्नोई और आज आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं उसका प्रथम अध्याय को लेकर आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो कक्षा 10 का प्रथम पाठ, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक, यानी कि शुरू से लेकर के 1206 ईस्वी तक के भारत का जो इतिहास है वो कुछ संक्षेप में हम इस प्रथम पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि भारत को विश्व गुरु या फिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो देखिएगा, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व गुरु कहने का मतलब ही यही था कि भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के विद्वानों ने सबसे पहले विश्व के लोगों को अक्षर ज्ञान कराया था। सबसे पहले अक्षरों की शिक्षा भारत के लोगों ने दूसरे यूरोपीय देशों को दी थी और उसके बाद भारत को सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड, इसलिए कहा जाता था कि भारत में अकूत धन संपदा और वैभव होने के कारण जितने भी विदेशी आक्रांता थे वो भारत की ओर आने के लिए लालायित रहते थे। भारत की अकूत धन संपदा को लूटने के लिए वो हमेशा उत्साहित रहते थे। तो जितने भी विदेशी आक्रमण भारत के पूर्वोत्तर से हुए हैं वो सब के सब अगर देखा जाए तो भारत की धन संपदा और भारत के वैभव को लूटने के लिए हुए हैं। तो इसलिए प्राचीन समय में भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जिसका आदर्श रहा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ये संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है, यानी कि भारत के लोग संपूर्ण संसार को एक परिवार के रूप में मानते हैं। और इसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। ये भारत की संस्कृति का आदर्श वाक्य है। उस समय भारत के जितने भी प्रदेश थे और वो समुद्र के पार बसे हुए थे, उन प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। तो समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर की संज्ञा दी जाती थी। बहुत सारे भारत के ऐसे प्रदेश थे जो समुद्र के दूसरी ओर बसे हुए थे। उस समय भारतीय महाद्वीप में उन्हें द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था। भारत के लोग देखिए क्या करते थे, शक्तिशाली जलयान। उस समय विश्व के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवागमन के या यातायात के कोई साधन नहीं थे, लेकिन भारत के लोगों के पास शक्तिशाली जलयान थे। तो भारत के लोग शक्तिशाली जलयानों में सवार होकर के ब्रह्मदेश, श्याम यहाँ मतलब थाईलैंड से है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया की यात्रा पर जाते थे। और वहाँ जाकर के इन लोगों ने न केवल वहाँ की यात्रा की बल्कि अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य भी इन लोगों ने वहाँ पर स्थापित किया था। तो भारत के लोग शक्तिशाली जलयान, यानी कि उस समय भारत के लोगों के पास भारत की तकनीक इतनी उन्नत थी कि उन्होंने जलयानों का निर्माण कर लिया था। यानी कि भारत के लोग जल और स्थल दोनों मार्ग से व्यापार वाणिज्य और दूसरे देशों में जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये लोग वहाँ गए थे, ब्रह्मदेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया आदि देशों में इन्होंने भ्रमण किया था। फिर हम बात करें, वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपकी बुक के अनुसार है। वेद यानी कि वहाँ जाकर के इन लोगों ने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, रामायण, जितने भी रामायण महाभारत है उन ग्रंथों का या उन संस्कृति का दूसरे देशों में प्रचार और प्रसार किया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वोत्कृष्ट सभ्यता थी। यहाँ सर्वोत्कृष्ट का मतलब है सबसे ऊपर, सबसे उत्कृष्ट। और स्थापत्य अगर उनकी आर्किटेक्ट को देखा जाए, उनकी कला को देखा जाए तो विश्व में जितनी भी सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन संस्कृतियां थी उन संस्कृतियों से भारत की जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो सबसे उत्कृष्ट किस्म की थी। अगर देखा जाए नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता,
मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर बात करें चाइना की सभ्यता, तो उन सब सभ्यताओं में हमारी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी वो सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत की संस्कृति अमिट है। भारत की जहाँ दूसरे देशों की संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत में विविधता में एकता की जो भावना है वो अभी तक लगातार निरंतर बनी हुई है। यही तो कारण है। महाजनपद काल, अगर बात करें महाजनपद काल, तो 600 से 325 ईस्वी पूर्व का जो कालखंड था, इस कालखंड में महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर्श रहा है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक शब्द का सीधा सा अर्थ यह होता है कि जिस देश में या जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जिसका चुनाव वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। एक बार फिर से सुनिए, अगर किसी देश में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, वहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। तो देखिएगा, महाजनपद काल में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कितनी प्राचीन समय में भी सुदृढ़ थी। एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं का, संविधान यानी कि कह दीजिएगा शासन का संचालन करने के लिए एक संविधान, संविधान का मतलब कानून बने हुए थे बाकायदा, कानून के अनुसार शासन का संचालन प्राचीन समय में भी करते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। यद्यपि लोहे की खोज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भाग में, यानी कि बात करें अतिरंजी खेड़ा, तो सबसे पहले अतिरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई और इसी लोहे की खोज ने उस समय के जो लोग थे यायावर जीवन व्यतीत करते थे, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, लोहे की खोज हो जाने से उद्योग धंधों में काम करने शुरू कर दिए, कृषि, व्यापार, वाणिज्य सब कुछ करने लगे, तो वो स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति उन लोगों में बढ़ गई। तो ये सब महाजनपद काल या उत्तर वैदिक काल की बात। अब उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल को हम दो पार्ट्स में, दो समय अवधि में बांट सकते हैं। जो ऋग वैदिक काल था वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और दूसरा बात करें हम उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व था। तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हो गई और जो लोग यायावर जीवन जी रहे थे, घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके कुछ समय के लिए रह करके फिर वहाँ से और आगे के लिए निकल लेते थे, उन लोगों ने क्या किया, लोहे की खोज हो जाने से उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य विकसित हुए और वो लोग अपने स्थान पर रह गए और उन्होंने यायावर पद्धति थी उसको उन्होंने त्याग दिया। महाजनपद का विकास क्रम अगर देखा जाए कि महाजनपद बना कैसे, महाजनपद किन चीज़ों से मिलकर बना, तो देखिएगा इनका विकास क्रम था ग्राम, गांव से वो लोग जन की ओर आए, जन से वो लोग जनपद की ओर आए और उसके बाद महाजनपद बना। तो सबसे पहले एक परिवार होता है, कुल होता है जिसका मुख्य कुलप, ग्राम का ग्रामणी, जन का जनपति और महाजनपद का जनस्य गोपा और महाजनपद। इस प्रकार ये सारा महाजनपद का विकास क्रम है। सबसे पहले कुल से ग्राम बना, ग्राम से जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। महाजनपद काल में भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णतः अभाव था। सार्वभौमिक सत्ता का मतलब यह होता है कि महाजनपद काल यानी कि 600 से 325 ईस्वी पूर्व में भारत में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। जिस समय अगर हम बात करें सम्राट अशोक के समय, हर्षवर्धन के समय, कनिष्क के समय, इन लोगों के समय भारत में जो राजनीतिक एकता थी, इन लोगों ने भारत को जो एकता के सूत्र में पिरोया था, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती नजर आ रही थी। तो इस समय सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, कोई एक सत्ता नहीं थी। भारत के राज्य अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे। अब उन्हीं अनेक छोटे छोटे टुकड़ों को उस समय महाजनपद के नाम से जाना जाता था और उसकी संख्या 16 हुआ करती थी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमारे कौन से महाजनपद थे, महाजनपद का हमें कहाँ से जानकारी मिलती है इसके बारे में। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। महाजनपद काल
जिसका कालक्रम है 600 से 325 ईस्वी पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट। महाजनपद काल, और महाजनपद काल उस समय 16 महाजनपद थे, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ से बनेगा। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी हैं, और भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उसकी राजधानी क्या है, ये हम पढ़ेंगे, और इसको आप अपनी कॉपी में भी छाप लेना, नोट डाउन कर लेना, और इसको याद करना है। हो सकता है परीक्षा में कहीं भी 4 महाजनपद दे दें और 4 राजधानी दे दें, और उसको आपको क्रॉस मिलान करने के लिए कह दें, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। महाजनपद: काशी उस समय की राजधानी वाराणसी, कुरु इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी या कुशीनगर थी, चेदी की सत्यवती या शक्तिमती थी, वत्स की राजधानी उस समय कौशाम्बी थी, और कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल की बुद्ध काल में 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक राजधानी जो दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत और उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और इसी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास किया था, यानी कि वर्षा ऋतु में वहाँ रुके थे। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोटन थी, अवंती की उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और तक्षशिला भारत में प्राचीन समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर थी और एक घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सारे महाजनपद हो गए। 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानियां हैं। अच्छे से याद करो, एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ राजधानी देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें आपको क्या करना होगा, मिलान करना होगा। अब हम पढ़ेंगे शक्तिशाली राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले 4 महाजनपद कौन कौन से थे, जिसमें शक्तिशाली राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है राजा का शासन, राजा के बाद उसका बेटा, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन चलता है। या फिर ऐसे ले सकते हैं कि कोई शक्तिशाली राजा किसी दूसरे या किसी पड़ोसी निर्बल राज्य को हड़प करके अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, या फिर वो उस राज्य का राजा बन जाता था। यानी सीधे शब्दों में यूँ कहें कि जिसकी लाठी और उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला भी कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है राजतंत्र में, ऐसा ही वहाँ चलता है। शक्तिशाली राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले 4 महाजनपद: पहला कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या, और इसकी 2 राजधानी बुद्ध काल में, एक साकेत और दूसरी श्रावस्ती। फिर बात करें हम मगध, जिसकी राजधानी राजगृह, वत्स, कौशाम्बी और अवंती की भी 2 राजधानियां, उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती थी। अब हम पढ़ेंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले 4 गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले 10 ऐसे कौन कौन से महाजनपद थे, या यूं कहें 10 ऐसे कौन कौन से गणतंत्र थे। उन गणतंत्रों के बारे में जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता हो, वो वाले कौन कौन से हैं, जिसकी संख्या है 10। तो देखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य थे उस समय, जनपद थे, महाजनपद तो नहीं कह सकते, ये जनपद थे। कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमागिरी के बाघ, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोल्ये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपिलवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला की विदेह। ये 10 हैं। इसमें से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको कह दें कि कोई 4 गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले जनपदों का उल्लेख करिए, तो आपको बताना होगा या 4 दे दे, 5 दे दे, तो ये 10 हैं। इनमें से 4-5 अच्छे से आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है। उधर से भी प्रश्न बन सकता है और यहाँ से भी कि महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है या किस ग्रंथ से मिलती हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र हैं। तो ये थे शक्तिशाली राजतंत्र के बाद में ये 10 थे महाजनपद, जो कि
यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमागिरी के बाघ, अल्पक के बुल्ली, करमग्राम के कोलिय, कुशिनारा के मल, पावा के मल, पिपलवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।